हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था विशिष्ट वर्गों से संबंधित आयोग के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट था। जो लोग वो वीडियो ना देखे हो उसकी लिंक आज के वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप सब देख सकते हैं। और आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे लोक सेवा के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देखिए, लोक सेवा का मतलब है कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं अखिल भारतीय सेवाएं, तो अखिल भारतीय सेवा का जनक कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवा का जनक माना जाता है। पहला क्वेश्चन आप लोगों का यहीं से बन गया छोटे एग्जाम के लिए कि अखिल भारतीय सेवा का जनक किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। हम लोग देखेंगे कि यह लोक सेवा है क्या। देखिए, जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, उसके पहले भी लोक सेवाएं वर्तमान में थी उस समय में। तो उनकी जो कैटेगरी थी वो अलग अलग थी। कैसे थी? उनकी कैटेगरी थी प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के रूप में ये विभाजित की गई थी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में। लेकिन जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, हमारा गणतंत्र स्थापित हुआ पूरी तरह से, तो उसके बाद यहाँ पर बदलाव किया गया, चेंजेस किए गए। कैसे? जो हमारी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्लास की नौकरियां थी, उसके तहत इसमें कर दिया गया समूह क, ख, ग, घ। इसे इसलिए डिवाइड किया गया क्योंकि इसके तहत समूह क और समूह ख के जो अधिकारी हैं वो राजपत्रित अधिकारी निर्धारित किए गए, और जो ग और घ समूह के अधिकारी हैं उन्हें गैर राजपत्रित अधिकारी घोषित किया गया। बात करते हैं कि राजपत्रित और गैर राजपत्रित अधिकारी किसे कहते हैं। ऐसे अधिकारी जिनकी नियुक्ति अथवा जिनके पद के बारे में सरकार के राजपत्र में सूचना दी जाती है अथवा नोटिस दी जाती है, उसे राजपत्रित अधिकारी कहते हैं। जिनकी सूचना नहीं दी जाती है वो होते हैं आपके अखिल भारतीय लोक सेवा के ही अधिकारी, लेकिन उनके राजपत्र में प्रकाशन उनका नहीं किया जाता है। अब बात करेंगे कि जो हमारी समूह क और ख है, इसके तहत जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं उनमें पदों का क्या किया गया है? आवंटन किया गया है। तो समूह क के तहत कुल 62 अधिकारी होते हैं, 62 पद हैं, और समूह ख के तहत आपके हैं 25 अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। इन सब में सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वह कौन सा होता है? भारतीय विदेश सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। इसके तहत हम लोग देखने वाले हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और संघ लोक सेवा के तहत जितने अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं और राज्य लोक सेवा के तहत जितने अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, सबके बारे में हम लोग आज डीपली पढ़ेंगे। ये भी देखेंगे कि काफी सारे के मन में कंफ्यूजन होगा कि जो आईएएस, आईपीएस और डीएम, एसडीएम होते हैं, इनका टाइम पीरियड क्या होता है, कार्यकाल क्या होता है। तो देखिए, इनका कोई निर्धारित कार्यकाल नहीं है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, अर्थात राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे यह अपने पद पर बने रह सकते हैं। बात करते हैं हम लोग कि जो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो इसमें जो 33% पद होते हैं, 33% इसके पोस्ट प्रोन्नति के द्वारा भरे जाते हैं। जैसे कि पोस्टिंग होती है, अगर कोई भी व्यक्ति मान लीजिए यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, वो सेलेक्ट हुआ, रैंक अच्छी नहीं आई या बढ़िया रैंक आती है, तब उसे क्या मिलता है? एसडीएम का पोस्ट मिलता है। डायरेक्ट डीएम का पोस्ट नहीं मिलता है, तो एसडीएम के पोस्ट पर वह जाएगा, उसके बाद वह उस पर वह कार्य करेगा, उसका कार्यानुभव अच्छा होगा, क्षेत्र से अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, तो उसे डीएम के पद पर क्या किया जाएगा? नियुक्त कर दिया जाएगा। तो ये हुई प्रोन्नति, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पोस्टिंग। तो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के तहत 33% जो पद होते हैं वह प्रोन्नति के द्वारा भरे जाते हैं, अर्थात हमारे पोस्टिंग के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं इसकी बेसिक चीज आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग एक एक करके चीजें लिखना स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हो, मैं फिर से बोल रहा हूं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारे पुराने फ्रेंड हैं वो सब चैनल को इसी तरह शेयर करते रहें और अपना प्यार बनाए रखें। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैप्टर का नाम है लोक सेवाएं। काफी इंटरेस्टिंग है। लोक सेवाएं। लोक सेवाओं की तरफ जो सबसे पहले आती है हमारी कौन सी है? अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं, इसमें हमें ज्यादा नहीं जानना है। इसी के तहत हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय सेवाएं और राज्य की सेवाएं। इसके जनक का नाम हम लोग लिख लेते हैं। अखिल भारतीय सेवा के जनक कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल।
आज इन्हीं की देन है जो हमारा भारत एक अखंड राज्य स्थापित हुआ है भारत में। जब भारत हमारा आजाद हुआ तो हम आप लोगों को हिस्ट्री में ये बताएंगे, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें मैं ये बात करूंगा कि यही वह पुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था, राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत काफी सारे राज्यों को भारत में मिलाया था जो स्वतंत्र होने की बात कर रहे थे। जैसे आपके नवाब हो गए या उस समय के जो क्या थे हमारे सामंत वगैरह थे, जब भारत आजाद हुआ अंग्रेजों के जाने के बाद तो वो अपना अलग अलग राज्य बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसमें आप लोग स्पेसिफिक तौर पे पढ़ेंगे किसके बारे में, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद के बारे में। तीनों को पुलिस प्रशासन और जनमत के द्वारा क्या किया गया था, अंडर में कर लिया गया था इंडिया के। तो इस तरह से इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इन्हीं ने क्या किया था, अखिल भारतीय सेवा का गठन किया था। इसे उसके जनक के रूप में सारी इन्हें जाना जाता है। बात करेंगे केंद्रीय सेवाएं। देखिए इंटरेस्टिंग है, सही तरीके से हम लोग इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसे रफ कर देते हैं क्योंकि अब इसकी जरूरत हमें नहीं है। इसे आप लोग याद रखेंगे कि अखिल भारतीय सेवा के जनक कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। केंद्रीय सेवाएं मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, वीडियो स्टार्ट करता हूं तो चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या लिखेंगे हम लोग, जो लिखने वाली चीजें हैं वही लिखेंगे बस। क्या लिखेंगे, 1947 में केंद्रीय सेवाओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी से समूह क, ख, ग और घ में वर्गीकृत कर दिया गया। इसका आशय यह है कि जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तो भी लोक सेवा हमारा था। वह किस श्रेणी में था, प्रथम, सेकंड और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और तृतीय और फोर्थ के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। यही चेंज इसमें हुआ, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे, वर्तमान में समूह में कितनी सेवाएं हैं। वर्तमान में समूह का में कुल 62 सेवाएं हैं सॉरी सेवाएं हैं, और समूह ख में कुल 25 सेवाएं हैं। ये एग्जाम में पूछता है आप लोगों के, प्रीलिम्स में यह क्वेश्चन यहां से बन सकता है, पूरी उम्मीद है। तो बी केयरफुल, आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे। बात करेंगे अब तीसरे पॉइंट की, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, बस वही लिखना है। समूह क ख में समूह क और ख में क्या होते हैं, राजपत्रित अधिकारी होते हैं। राजपत्रित अधिकारी होते हैं। उसके बाद बात आती है थर्ड पॉइंट की, इसमें बात करेंगे समूह ग और घ में। समूह ग और घ में गैर राजपत्रित अधिकारी होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सबसे बड़ी सेवा कौन सी है। सबसे बड़ी सेवा भारतीय विदेश सेवा है, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। सबसे बड़ी सेवा भारतीय विदेश सेवा है। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, इंडियन फॉरेन सर्विस, IFS, ठीक है। यूपीएससी के तहत इसमें सिलेक्शन होता है। उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हो गई होगी। आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर मैं बात करता हूं आगे। अब बात करेंगे राज्य सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं हम लोगों ने देख लिया। उम्मीद करता हूं आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आइए सेकंड पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, इंटरेस्टिंग है।
देखिए जो केंद्रीय सेवाएं हैं यह केंद्र के अंडर में होती हैं, ये बात तो कॉमन है इसलिए मैंने नहीं लिखा। लक्ष्मीकांत की बुक आप लोग उठाएंगे तो उसमें बहुत बेसिक लेवल से चीजें लिखी हैं कि जो केंद्र की सेवाएं हैं वो केंद्र के अधीन होती हैं, जो राज्य की सेवाएं हैं वो राज्य के अधीन होती हैं। तो ये तो कॉमन चीज है इसलिए मैंने इसे नहीं लिखा है। एग्जाम छोटे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि जो डीएम एसडीएम वगैरह होते हैं इनके बारे में पूछ लेगा आप लोगों से, जिलाधिकारी और या फिर आप लोगों से पूछ लेगा नायब तहसीलदार, इन सब के बारे में तो आप लोग इसे स्पेसिफिक तौर पर पढ़ लेंगे। बात करेंगे राज्य सेवाएं। राज्य सेवाएं, राज्य सेवाओं के तहत देखेंगे कि इसके जो अधिकारी होते हैं वो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी या सेवा से नीचे होते हैं। यही सारी चीजें हम लोग एक एक करके लिखेंगे। ये अधिकारी अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों से निम्न पद पर होते हैं या फिर आसीन होते हैं या पोस्टेड होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि जो राज्य की सेवा होगी तो प्रत्येक राज्य की सेवा के पहले उस राज्य का नाम जरूर लिखा जाएगा और इसमें भी ए बी सी डी 4 तरह के क्या है समूह डिवाइड किए गए हैं और जो ए और बी में जो इसके अधिकारीगण होते हैं, जो सेवाएं होती हैं वो क्या होते हैं, राजपत्रित होते हैं और उन्हें उचित वेतन और अलावेंस दिया जाता था। मतलब सैलरी और अलावेंस क्या कहते हैं, वेतन और भत्ता उन्हें मिलता है जो समूह ए और बी के होते हैं। यही हम लोग इसमें लिखेंगे। प्रत्येक सेवा का नाम राज्य के नाम पर, प्रत्येक सेवा का नाम राज्य के नाम पर रखा जाता है। सेकंड पॉइंट इसी का देखेंगे या इसी का सब पॉइंट बोल सकते हैं। इसका राज्य सेवा का तीसरा पॉइंट है कि इसमें भी क्या होते हैं, इसमें भी ए बी सी डी समूह की सेवाएं होती हैं। ABCD समूह की सेवाएं होती हैं। बात करेंगे कि जो ए और बी समूह की सेवाएं होंगी, ए बी समूह की सेवाओं में कार्यरत अधिकारी राजपत्रित होते हैं तथा इन्हें क्या मिलता है, सैलरी और अलावेंस भी मिलता है तथा इन्हें उचित वेतन और भत्ता मतलब फिक्स होता है तथा इन्हें उचित वेतन और भत्ता मिलता है। तो ये सारी चीजें थी राज्य सेवा से संबंधित। एक बार इसे समझेंगे हम लोग कि वे अधिकारी अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों से निम्न पदों पर आसीन होते हैं। अखिल भारतीय सेवा का मतलब यह है कि जो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के पोस्ट पे होते हैं उनके नीचे ये अधिकारी कार्य करते हैं और प्रत्येक सेवा का नाम राज्य के नाम पर रखा जाता है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, इस तरह से नाम के आगे इनके स्टेट का नाम जरूर जोड़ा जाएगा। फिर बात करेंगे इसमें भी एबीसीडी समूह की सेवाएं होती, जैसे केंद्र में हम लोगों ने देखा क ख ग घ वर्ग होता है, इसी तरह एबीसीडी वर्ग इसमें होता है।
केंद्र में होता है जो क ख ग क ख समूह के जो होते हैं अधिकारी वो राजपत्रित अधिकारी होते हैं, और इसमें जो ए बी समूह के अधिकारी होते हैं राजपत्रित अधिकारी होते हैं, और इन्हें उचित वेतन और भत्ता दिया जाता है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। एक नोट लिखेंगे हम लोग। अब यहां इंटरेस्टिंग है, क्या है नोट में, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था अथवा प्रावधान किया गया कि जो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस का पोस्ट होगा उसमें से 33% पद पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा। मैंने इस पर बात अभी की थी, तो उसे हम लोग यहां नोट करके लिख लेंगे। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम यह व्यवस्था करता है कि यह व्यवस्था करता है कि आईएएस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक है, कैडर के 33% पद पदोन्नति अथवा पोस्टिंग द्वारा भरे जाएंगे, पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे। तो इतनी सारी चीजें थी राज्य से संबंधित और केंद्र से संबंधित। अब देखेंगे इसके संवैधानिक उपबंध। उम्मीद करता हूं इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर मैं बात करता हूं उसके बारे में। उम्मीद करता हूं आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, फिर मैं इसे रफ कर रहा हूं, ठीक है। देखिए आप लोग नोट्स जरूर प्रिपेयर करिए, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीजें लिखता हूं और यहां से हर एक पॉइंट ऐसा है कि आप लोग नहीं कह सकते कि एग्जाम में नहीं आएगा। हर पॉइंट से आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी, इसलिए उसे पढ़ते रहिए और नोट डाउन करते रहिए, बराबर नोट्स का रिवीजन भी करते रहिए। आप लोग इसी तरह करते रहिए तो मैं क्या करूंगा कि किसी दिन में टेस्ट रखूंगा, थोड़ा ये क्वालिटी पूरी तरह से खत्म हो जाए तो अगर आप लोगों की राय होगी तो मैं एक टेस्ट भी रख दूंगा। टेस्ट के तहत मैं क्या करूंगा कि पहले से ही व्हाइट बोर्ड पर मैं बना के रखा रहूंगा क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आप लोग पहले इसे करते रहिए, फिर मैं एमसीक्यू भी लेके आऊंगा। एमसीक्यू का मतलब है जितने चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं सारे चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे दी जाएगी, और हर वीडियो से संबंधित आपको एमसीक्यू मिलेंगे। आप लोग वीडियो देखिए और वो वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो उसके एमसीक्यू की लिंक दी जाएगी। उसी वीडियो से संबंधित सारे उसमें क्या होंगे, प्रश्न बनाए जाएंगे और उसे आप लोग क्या करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे। तो इस पर भी कार्य चल रहा है, धीरे धीरे करके आप लोगों को मिल जाएगा। वीडियो में बने रहा करिए आप लोग, बस चैनल से जुड़े रहिए इसी तरह। आइए बात करते हैं संवैधानिक उपबंध के बारे में। संवैधानिक उपबंध, संवैधानिक उपबंध किसका, लोक सेवा का संवैधानिक उपबंध। इसमें हम लोग बात किसके बारे में करेंगे, सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आता है वह है भर्ती तथा सेवा शर्तें। भर्ती तथा सेवा शर्तें। अब बात आती है कि लोक सेवा के तहत जो अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो पद भरे जाएंगे, उनकी भर्ती और प्रक्रिया कैसे होगी, भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी, उनका पद और उनकी शर्तें क्या क्या होंगी, उनका वेतन क्या होगा, उनका कार्यभार क्या होगा, सब हम लोग अब देखने वाले हैं। आइए पहले एक आर्टिकल है उसे लिखते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। यहां आता है हमारा अनुच्छेद 309, इसके बारे में बात करता है। अनुच्छेद 309 के अनुसार, 309 के अनुसार संसद व राज्य विधायिका, संसद व राज्य विधायिका क्रमशः
केंद्र व राज्य सरकारों के, केंद्र व राज्य सरकारों के अधीन लोक सेवाओं के अंतर्गत किसी पद पर किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति की भर्ती व सेवा, नियुक्त व्यक्ति की भर्ती व सेवा शर्तों के नियमन करने की शक्ति प्रदान करता है। बात करेंगे अनुच्छेद 309 यह कहता है कि जो हमारा संसद है, केंद्र में सबसे बड़ा क्या होता है? संसद। राज्य में राज्य विधायिका। तो इन दोनों को यहाँ प्रावधान दिया गया है कि जो संघ से संबंधित लोक सेवा आयोग हैं केंद्र के, उनकी नियुक्ति और सेवा शर्तें कौन देखेगा? संसद। और जो राज्य की है, राज्य के तहत विधायिका उन व्यक्तियों की नियुक्ति और सेवा शर्तों के बारे में बात करेगी जो राज्य लोक सेवा आयोग के तहत नियुक्त किए जाते हैं, जिसे हम लोग पीसीएस बोलते हैं। ठीक है। आईएएस के तहत जिनकी नियुक्ति होती है उनकी पद और सेवा शर्तों के बारे में कौन बात करेगा? संसद। लेकिन जो पीसीएस के तहत जाते हैं स्टेट लेवल के, उनकी नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों के बारे में बात कौन करता है? तो राज्य का विधायिका करता है। तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कार्यकाल के बारे में। सेकेंड पॉइंट है कार्यकाल, मतलब टाइम पीरियड। कार्यकाल के लिए अनुच्छेद कौन सा है? 310। अनुच्छेद 310 के अनुसार इसमें देखो क्या होता है कि जो हमारे आईएएस, आईपीएस अथवा सैन्य विभाग के जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं वो अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। उनकी कोई निर्धारित समय सीमा नहीं होती है। यही हम लोग लिखेंगे। के अनुसार सारे पोस्ट हम लोग लिखेंगे। रक्षा सेवाओं, केंद्र की सिविल सेवाओं, केंद्र की सिविल सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं। और अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य अथवा सैन्य नागरिक पदों पर, सैन्य नागरिक पदों पर आसीन व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या होंगे? अपने पद पर बने रहेंगे। प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। यहां एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आता है कि अगर ये सारे अधिकारी तो केंद्र के हो गए, अगर राज्य के अधिकारी होंगे तो क्या होगा? तो राज्य के तहत जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं
वो अपने पद पर उनका कार्यकाल जो होता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। केंद्र में सबसे बड़ा राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल होता है। तो केंद्र के तहत जो अधिकारी होंगे वो अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे, लेकिन जो राज्य में होंगे वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। यही छोटा सा करके लिख लेते हैं। राज्य में राज्यपाल। ठीक, तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। लोक सेवकों के लिए संरक्षण उपाय हम लोग देखेंगे। इसे आप लोग नोट डाउन करिए, तब तक मैं क्या करता हूं, एक बार रिवीजन इसका करवा देता हूं। भर्ती तथा सेवा शर्तों के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 309 के तहत कि इनकी जो भर्ती होगी संसद व राज्य विधायिका के तहत, केंद्र में संसद करेगी और राज्य में राज्य विधायिका करेगी। सिंपल है, इतना मैटर लिखने की जरूरत भी नहीं है। मैंने इसलिए लिख दिया कि जो हमारे एकदम फ्रेशर स्टूडेंट है, नए हैं, उनके समझ में चीजें हैं, इसलिए मैंने इतना लिखा, वरना मैं यहाँ लिख देता अनुच्छेद 309 के अनुसार क्या होगा कि जो हमारी केंद्र की भर्तियां होंगी उनको संसद देखेगा और जो राज्य की होंगी वह राज्य विधायिका देखेगा। बस इतने लिखने से काम खाली हो जाता है। इसी तरह कार्यकाल में बात करते हैं। कार्यकाल में देखते हैं कि अनुच्छेद 310 कहता है कि रक्षा सेवाओं, केंद्र की सिविल सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य अथवा सैन्य नागरिक, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर नोट करिएगा। काफी सारे मदों में यह सैन्य नागरिक पद नहीं रहता, यह अपवाद स्वरूप रहता है, लेकिन इसमें दिया गया है कि इन सबके कार्यकाल के बारे में बात कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अगर राज्य के बारे में यही बात, सेम चीजें होंगी, सेम पोस्ट होंगे, तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वो अपने पद पर बने रहेंगे। आइए, उम्मीद करता हूं नोट कर चुके होंगे आप लोग। अब मैं बात करता हूं आगे चल के किसके बारे में, लोक सेवकों के लिए संरक्षण उपाय। लोक सेवकों के लिए संरक्षण उपाय। लोक सेवकों के लिए संरक्षण उपाय, इसमें आप लोगों को मिलेगा क्या, अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 311 के अनुसार लोक सेवकों को उनके पदों के इच्छा अनुसार हटाने से पहले उनमें जो बात की जाएगी उसके लिए 2 प्रावधान दिया गया है। उन प्रावधानों को हम लोग लिखेंगे। पहले अनुच्छेद में क्या कहा गया है, ये लिख लेते हैं के अनुसार, या अनुच्छेद 311 लोक सेवकों के, अनुच्छेद 311 लोक सेवकों को उनके पदों से इच्छा अनुसार हटाने, उनके पदों से इच्छानुसार हटाने से रोकने के संबंध में क्या किया गया है अनुच्छेद 311 के तहत कि 311 2 संरक्षण प्रदान करता है। इसके लिए 2 संरक्षण प्रदान करता है। मतलब अगर लोक सेवकों को उनके पदों से इच्छा अनुसार हटाया जाना है तो अनुच्छेद 311 इस संबंध में 2 संरक्षण प्रदान करता है। इन्हें पद से हटाया तो जाएगा, लेकिन इन्हें यह चीज जानने की भी शक्ति है, यह जानने का भी है, उत्सुक हो सकते हैं, तो उन्हें बताना पड़ेगा कि आपको पद से क्यों हटाया जा रहा है, और वो क्या कर सकते हैं, अपनी सफाई भी दे सकते हैं इस संबंध में। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट डाउन करिए। पहला हो गया। इसके तहत जो 2 इसके उपबंध हैं वो हम लोग देख लेते हैं। पहला उपबंध है, किसी लोक सेवक को उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा नहीं हटाया जा सकता। कोई भी ऐसा लोक सेवक हो जो अपने पद पर बना है तो उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा उसे पद से नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, इसे आप लोग नोट डाउन करेंगे। मैं लिखता हूं, किसी लोक सेवक को उसके अधीनस्थ
उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा न तो पद से हटाया जा सकता है, न ही बर्खास्त किया जा सकता है। बर्खास्त का मतलब यह है सस्पेंड, बर्खास्त किया जा सकता है। ठीक है, यह प्रावधान देता है कौन? अनुच्छेद 311 कि अगर किसी लोक सेवक को पद से हटाना है अथवा उसे सस्पेंड करना है अर्थात बर्खास्त करना है तो उसके लिए उसके अधीन उसके पद के नीचे जो अधिकारी कार्य कर रहा है उसे यह शक्ति नहीं दी गई है। तो ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट के बारे में बात आती है। सेकंड पॉइंट कहता है कि उस पर लगाए गए आरोपों की सूचना उसे देनी चाहिए। उस पर लगाए गए आरोपों की सूचना उसे दी जाएगी। तथा इन आरोपों की सुनवाई के लिए क्या किया जाएगा? उसे पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। उसे पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। बात करेंगे इस पर, इंटरेस्टिंग है। आप लोग भी भगवान करे कि सेलेक्ट होने के बाद आईएएस आईपीएस की आप लोगों को पोस्ट मिले तो उसके तहत आपको भी यह अधिकार जानना जरूरी है। अगर आप उस पद पर सेवारत हैं और आपको पद से हटाया जा रहा है तो आपको अगर इसके बारे में पता है कि संविधान का आर्टिकल 311 जिसे अनुच्छेद 311 बोलते हैं, एक सिविल सेवक को यह अधिकार देता है कि अगर उसे पद से हटाया जा रहा है तो उसके अधीन कार्यरत अधिकारी उसे पद से नहीं हटा सकता। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि अगर मुझे पद से हटाया जा रहा है तो मैं यह भी जानने की इच्छा रखता हूं, मैं पूछ भी सकता हूं कि मुझे इस पद से क्यों हटाया जा रहा है, कारण पूछ सकता हूं। उसके बाद अगर सुनवाई होनी है तो उसमें मैं अपनी दलील भी पेश कर सकता हूं, उस पर मैं अपनी सफाई भी दे सकता हूं, अपना बचाव भी कर सकता हूं। वही बात इसमें कही गई है कि किसी लोक सेवक को उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा न तो पद से हटाया जा सकता है और न ही बर्खास्त किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट, उस पर लगाए गए आरोपों की सूचना उसे दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप पर कोई आरोप लगा के पद से हटा दें और आपको बाद में सूचना दें। पहले आपको सूचना देंगे कि सर महोदय आपके ऊपर यह आरोप लगाया गया है, क्या आप इसे मानते हो? तब जाके क्या होगा कि आपको पद से हटाया जाएगा। तो यही बात कही गई है इस आर्टिकल में कि उस पर लगाए गए आरोपों की सूचना उसे दी जाएगी तथा इन पदों की सुनवाई के लिए, इन आरोपों की सुनवाई के लिए उसे पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। मतलब इस पर सुनवाई होने से पहले उसे अवसर दिया जाएगा कि वो अपनी दलील रख सकता है, पेश कर सकता है, सफाई पेश कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बात आती है एक नोट के रूप में पॉइंट है, उसे हम लोग लिखेंगे और समझेंगे कि जो ये सारी प्रक्रिया है, जो संरक्षण का उपाय दिया गया है। मैंने अभी आप लोगों से बात की थी कि लोक सेवा के तहत जो हमारे अधिकारी आते हैं, चाहे रक्षा के अधिकारी हो, चाहे सैन्य सेवा के अधिकारी हो, कहीं के भी हो, उन्हें पद दिया गया है। लेकिन इसमें जो प्रावधान है, ये दो के दोनों प्रावधान सैन्य अधिकारियों के लिए वैलिड नहीं है, मान्य नहीं है। सैन्य अधिकारी इसका उपयोग नहीं कर सकते, उन्हें हटाया भी जा सकता है। और बाकी जितने अधिकारी हैं सबका हम लोग नाम लिखेंगे और एक एक करके उन्हें समझेंगे। आइए बात करते हैं, इसे मैं रख कर रहा हूं। बहुत इजी है, समझने की कोशिश करेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। नोट करके लिखेंगे, इसे इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को।
क्या लिखेंगे? उपरोक्त उपाय सैन्य सेवाओं पर लागू नहीं होंगे। उपरोक्त उपाय सैन्य सेवाओं पर लागू नहीं होंगे। बात करते हैं कि ये केवल केंद्रीय सेवा सदस्यों केंद्रीय सेवा सदस्यों और भारतीय सेवा इंडियन सर्विस, राज्य की सिविल सेवा स्टेट एससी, भारतीय सेवा, राज्य सिविल सेवा जिसे स्टेट पीसीएस बोलते हैं, राज्य की सिविल सेवा अथवा केंद्र व राज्य की अथवा केंद्र व राज्य के अधीन सिविल पद पर, केंद्र व राज्य के अधीन सिविल पद पर आसीन व्यक्तियों को व्यक्तियों को ही उपलब्ध होंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद, देखिए लोक सेवकों के लिए संरक्षण उपाय, संरक्षण के बारे में बात की गई है, इसे समझते हैं सही से। इसमें अनुच्छेद 311 लोक सेवकों को क्या करता है? 2 उपबंध देता है। किसके लिए? अपने संरक्षण के लिए। अगर उन्हें पद से हटाया जा रहा है तो सबसे पहला आर्टिकल आता है इसमें अनुच्छेद 311 2 प्रावधान देता है। पहला प्रावधान यह है संरक्षण का कि उन्हें उनसे नीचे पोस्ट पर जो अधिकारी होता है वह बर्खास्त अथवा पद से नहीं हटा सकता। पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट आता है, उसमें बात की गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति है उसे पद से हटाया जा रहा है तो उसकी सूचना उसे पहले दी जाएगी। पहले उसे बताया जाएगा कि आपको पद से हटाया जा रहा है और उस पर सुनवाई होने से पहले उसे पर्याप्त समय दिया जाएगा, वह अपनी दलील पेश करे अथवा सफाई पेश करे इसमें और बच भी सकता है। तो ये जो 2 प्रावधान है यह सैन्य सेवा के अधिकारी को प्रदान नहीं किए गए हैं। ठीक है, डिफेंस में यह प्रदान नहीं किए गए हैं। यह केवल केंद्रीय सेवा के सदस्यों, भारतीय सेवा के सदस्य, राज्य सिविल सेवा के सदस्य अथवा केंद्र व राज्य के अधीन सिविल पद पर आसीन व्यक्तियों को ही उपलब्ध है। सबसे बड़ा सार यह है कि केवल सैन्य अधिकारियों को यहां प्राप्त नहीं है, बाकी जितने भी आपके लोक सेवा के अधीन अधिकारी आते हैं सबको यहां संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि पूरी तरह से चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ लोक सेवा के बारे में सही तरीके से देखा। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, बी फोकस्ड होकर एकदम।